नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। साथ ही इस चैप्टर के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। यह चैप्टर जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से जेपीएससी पीटी में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, उस वीडियो में हमने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, जिसमें हमने जाना था सुतिया पाहन मुंडाओं का प्रथम शासक बना। सुतिया पाहन ने अपने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, पर मुंडाओं की राज व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकी। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को स्थानांतरित हुई। मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा साबित हुए। मदरा मुंडा के जो दत्तक पुत्र थे यानी फनी मुकुट राय नागवंशियों के प्रथम शासक बने। नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना मुंडाओं के सहयोग से हुई थी, इसलिए नागवंशियों ने मुंडाओं की शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही कार्य किया। जैसा कि हमने जाना, फनी मुकुट राय नागवंशियों के प्रथम राजा बने। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाई। हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। हम इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहले भाग में देखेंगे पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसा मुंडा शासन व्यवस्था में देखते थे उसी तरह से यह शासन व्यवस्था चलता रहा। इसमें पहला परिवर्तन मुगलों के आक्रमण काल में देखने को मिला। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ मुगलों के आक्रमण काल में, और उसके बाद अंग्रेजों के आगमन से इसमें क्या परिवर्तन हुआ, और नागवंशी शासन व्यवस्था किस तरह समाप्ति के कगार में पहुंच गई और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, इस बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी तक की। प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला, बल्कि इसका विस्तारित रूप ही देखने को मिला था। तो चलिए अब देखते हैं मुगल काल में नागवंशी शासन व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान इस क्षेत्र में पहली बार मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी। यह नजराना धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। तो मालगुजारी वसूल करते थे मुगल नागवंशी राजाओं से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नागवंशी शासन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी। आम रैयतों से यहाँ पे टैक्स वसूल नहीं किया जाता था, जिसके कारण मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में यह प्रावधान था कि टैक्स आम रैयतों यानी कि आम किसानों से नहीं लिया जाता था, इसलिए नागवंशी राजाओं को पूरे राज्य का मालगुजारी देना कठिन होने लगा। एक घटना है 1616 ईस्वी की। छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जन साल, जो नागवंशी राजा थे, दुर्जन साल के कर ना दे पाने के कारण मुगल शासक द्वारा कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रखा गया था। ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर 12 वर्षों तक रखा गया था। उस समय के मुगल शासक थे जहांगीर। बाद में 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति बनी, उसके बाद इनको कैद से मुक्त किया गया। तो यह प्रश्न पिछले बार के जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1616 ईस्वी में दुर्जन साल को कैद करके ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रखा गया था, उस समय के मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति पर दुर्जन साल को इस कैद से मुक्त किया गया था 12 वर्षों के बाद। जैसा कि अभी हमने देखा, 6000 रुपया मालगुजारी नागवंशी राजाओं को
मुगलों को देना पड़ रहा था। अब कर की नियमित वसूली का दबाव नागवंशी राजाओं में बढ़ने लगा, इसलिए नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था में बदलाव किया। कर के बढ़ते दबाव के कारण। तो क्या बदलाव हुआ? इस काल में पहरा को पट्टी कहा जाने लगा। नागवंशी काल में, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था, पहरा जिसका प्रमुख मानकी हुआ करता था उसको अब पट्टी कहा जाने लगा, और नागवंशी राजाओं ने पहरा के प्रमुख मानकियों को भूयिहर कहा। जो पहरा के प्रमुख थे मानकी, उनको नागवंशी राजाओं ने भूयिहर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। भूयिहरों को मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया नागवंशी राजाओं द्वारा। बाद में नागवंशी राजाओं ने कर की वसूली के लिए जागीरदारों की नियुक्ति की। इन जागीरदारों का काम था किसानों से मालगुजारी वसूल करना। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो इस काल में क्या परिवर्तन देखने को मिला? जो पहरा था उसको पट्टी कहा जाने लगा, और पहरा के जो प्रमुख मानकी हुआ करते थे उनको भूयिहर कहा जाने लगा। शुरुआत में तो भूयिहरों को मालगुजारी वसूल करने का काम सौंपा गया, पर बाद में राजाओं ने मालगुजारी वसूल करने के लिए जागीरदारों की नियुक्ति की। यह था इस काल के दौरान प्रमुख परिवर्तन। जैसे मुगल काल में देखते हैं, मुगल में औरंगजेब के बाद कोई वैसा शक्तिशाली शासक नहीं बन पाया, जिसके कारण इस क्षेत्र में मुगलों का पकड़ कमज़ोर पड़ा। जब मुगलों का पकड़ इस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ा तो यहाँ के राजाओं ने कर देने में थोड़ा ढील कर दिया। मतलब जब मांग हुआ करता था तभी वे कर देते थे। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। यह था मुगल काल के दौरान नागवंशी शासन व्यवस्था। आगे देखते हैं, जब अंग्रेजों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ तो क्या परिवर्तन देखने को आया। अंग्रेजों का आगमन इस क्षेत्र में 1765 ईस्वी में हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। उसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तीनों संयुक्त रूप से लड़े थे अंग्रेज के खिलाफ, पर इनकी हार हुई थी। जिसके बाद 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला, यानी कि कर लेने का अधिकार इस क्षेत्र में अंग्रेजों का हो गया। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार अंग्रेजों का झारखंड में भी आगमन हो गया और इस क्षेत्र में कर लेने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। आते ही अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया और छोटा नागपुर खास के लिए एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। इन सब के बावजूद भी अंग्रेज इस क्षेत्र में नियमित कर वसूल करने में नाकाम रहे। इसलिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया और उनको कर की वसूली का काम सौंप दिया गया। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के बहाने क्या किया, यहाँ के राजा महाराजाओं को जमींदार नियुक्त कर दिया। यहाँ के राजा महाराजा मानकी ये सब थे, इनको जमींदार बना दिया गया और उन्हें सिर्फ कर वसूली का काम सौंप दिया गया। मतलब सारे अधिकार उनके अंग्रेजों द्वारा छीन लिए गए और केवल कर वसूली करने का अधिकार उनको छोड़ दिया गया। मतलब एक मात्र कहा जा सकता था उस समय के राजा एक कर देने का साधन मात्र बन गए थे अंग्रेजों के लिए। इस प्रकार
प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। तो हमने नागवंशीय शासन व्यवस्था को प्राचीन काल से लेके अंग्रेजों के आगमन तक देखा। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। कब कौन सा नागवंशी शासक हुआ और उस दौरान कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई जो कि आपके जेपीएससी पीटी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए नागवंशी शासन व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने जिक्र किया, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी मानी जाती है। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य की राजधानी खुखरा को बनाया जो कि 66 परगनों में विभक्त था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। प्रथम शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक नागवंशी राजाओं में कोई उपयुक्त जानकारी नहीं देखने को मिलती है, ना ही कोई विशेष घटना देखने को मिलता है। इसी कारण से कई इतिहासकारों को तो यह भी मत है कि नागवंश का स्थापना 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। हमने नागवंशी शासन व्यवस्था के दौरान यह जिक्र भी किया है कि प्राचीन काल के दौरान नागवंशी शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं मध्यकाल के दौरान इसके प्रमुख राजा हुए भीमकर्ण। भीमकर्ण 1095 ईस्वी से 1184 ईस्वी तक नागवंश के शासक रहे। इस भीमकर्ण के शासनकाल के दौरान बरवा का लड़ाई लड़ा गया था जो कि भीमकर्ण और सरगुजा के रक्सेल राजा के बीच हुआ था, जिसमें भीमकर्ण विजय हुआ था। इस काल के दौरान खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और उसने इस आक्रमण के दौरान कर की वसूली भी की थी। यह पहला प्रमुख बाहरी आक्रमण देखने को मिलता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट राजा में आते शिवदास कर्ण जो कि 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हापा मुनि मंदिर की स्थापना शिवदास कर्ण ने की थी 1401 ईस्वी में। यह कहाँ पे है? गुमला के घाघरा में स्थित है। अब देखते हैं मुगल काल के दौरान महत्वपूर्ण नागवंशी राजाओं के बारे में। मुगल काल के दौरान मधुकरण शाह जो इम्पोर्टेंट नागवंशी राजा हुए, यह अकबर के समकालीन थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय करने के लिए भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह पराजित हुआ इस युद्ध में, तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। यह प्रथम घटना देखने को मिलता है जब मुगल शासक द्वारा नियमित कर वसूल करने के लिए बाध्य किया गया नागवंशी राजाओं को। अगला महत्वपूर्ण घटना दुर्जन साल के दौरान देखने को मिलता है। दुर्जन साल जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर ने सन 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। इस आक्रमण का उद्देश्य था शंख नदी पर पाए जाने वाला हीरा, इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना। शंख नदी के क्षेत्र में हीरे की प्राप्ति होती है, यह जानकारी जहांगीर को थी, इसीलिए वह इस क्षेत्र पे आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। दूसरा था इस क्षेत्र से नियमित कर की वसूली। इन दोनों कारणों से जहांगीर ने इब्राहिम खां को इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, दुर्जन साल को बंदी बना लेता है। दुर्जन साल को बंदी बनाकर दिल्ली लाता है। दुर्जन साल मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इस पर दबाव बनाया जाता है कि यह नियमित कर की वसूली करे, पर यह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद में रखा जाता है। इसका जिक्र हमने पहले भी कर चुके हैं। दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद में रखा जाता है। दुर्जन साल मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करता, इसी कारण इसे 12 वर्षों तक कैद में रखा जाता है। 12 वर्ष बाद 1627 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है।
जहांगीर को एक बैंगनी रंग का हीरे की शुद्धता जांचनी थी। इसके लिए जहांगीर बैंगनी रंग के हीरे की शुद्धता को जांचने के लिए, पहचानने के लिए जहांगीर दुजन साल को बुलाता है। दुजन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर खुश होकर दुजन साल को शाह की उपाधि देता है। दुजन साल की हीरो की परख देखकर जहांगीर खुश हो जाता है और उसे शाह की उपाधि देता है। दुजन साल भी 6,000 रुपये वार्षिक कर देने पर सहमत हो जाता है, जिसके बाद दुजन साल को उसका राज्य वापस कर दिया जाता है और उसे मुक्त कर दिया जाता है। जब दुजन साल मुक्त होकर वापस आता है तो वह अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर देता है। कोकरा से दोईसा को राजधानी बना देता है। दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक भव्य इमारत का निर्माण करवाता है। नवरत्नगढ़ नामक भव्य इमारत का निर्माण करवाता है। यह इमारत का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दुजन साल द्वारा करवाया गया था। इस भवन का स्थापत्य कला मुगलों से प्रभावित थी। साथ ही इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोका दर्शन की भी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नवरत्नगढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दुजन साल के द्वारा। और इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोका दर्शन की भी व्यवस्था थी। आगे देखते हैं अंग्रेजों के काल के दौरान। 1717 ईस्वी में दर्पनाथ शाह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 1717 ईस्वी में दर्पनाथ शाह जो कि नागवंशी शासक थे, वे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह अंग्रेजों का आधिपत्य इस क्षेत्र में हो जाता है, पूरी तरह से कंट्रोल इस क्षेत्र में हो जाता है। तो हमने नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देखा, साथ ही नागवंश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डाला। अब देखते हैं इस चैप्टर से 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यह आपको बताना है नागवंशी शासन व्यवस्था के संबंध में। पहला ऑप्शन है, इस शासन व्यवस्था का प्रथम शासक फनी मुकुट राय था। तो यह सही है, इस शासक का, नागवंशी शासक का प्रथम शासक फनी मुकुट राय था। नागवंशी राजाओं ने मानकियों को भूयहर कहा, यह भी सही है। मुगल काल के दौरान इस व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है और मानकियों को भूयहर कहा जाता है, उन्हें मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया जाता है। तो यह ऑप्शन भी सही है। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर मालगुजारी कहलाता था, यह भी सही है। मुगल शासकों को जो नागवंशी द्वारा दिया जाता था कर, उसे मालगुजारी कहा जाता था। नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए जमींदार नियुक्त किए थे, यह ऑप्शन गलत है। नागवंशी राजाओं ने जमींदार नियुक्त नहीं किए थे। नागवंशी राजाओं ने स्टार्टिंग में तो भूयहरों को कर वसूल करने के लिए रखा था, पर बाद में इसके लिए अलग से जागीरदारों की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे जागीरदार होगा, ना कि जमींदार। तो डी ऑप्शन इसमें गलत होगा, इसलिए ए का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण जहांगीर द्वारा किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था? 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण जहांगीर द्वारा किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था? तो हमने देखा था 1616 ईस्वी में जहांगीर द्वारा दुजन साल को कैद कर दिया गया था 12 वर्षों तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, दुजन साल। अगला प्रश्न है, कर न दे पाने के कारण महाराजा दुजन साल को कितने वर्षों तक जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? अभी जस्ट हमने बताया कि दुजन साल को कर न दे पाने के कारण 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा कैद में रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न जेपीएससी 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। नागवंशी शासक राजा दुजन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर कर देना स्वीकार किया था। वह वार्षिक कर की राशि थी जो 1628 ईस्वी में
दूजन साल जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, उसकी राशि कितनी थी? तो हमने इस बात का डिस्कस किया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 6,000 रुपया। दूजन साल द्वारा 6,000 रुपया वार्षिक कर देने पर सहमति बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, पहरा के मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? पहरा के मानकी लोगों को नागवंशी शासक द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो जैसा कि हमने देखा था, मुगल काल के दौरान नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है और मानकियों को भुइहर कहा जाने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भुइहर। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर नजराना को क्या कहा जाता था? नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? तो यह हमने डिस्कस किया हुआ है। जो नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को जो नियमित कर दिया जाता था उसे मालगुजारी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मालगुजारी। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गई? जैसा कि हमको पता है 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिलता है, यानी कि कर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना काउंसिल। पटना काउंसिल के अंतर्गत वे कर देने के लिए उत्तरदायी हो गए। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? काफ़ी सिंपल प्रश्न है और बार बार हमने इस प्रश्न का जिक्र किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, नागवंशियों को। प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राजव्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बाद कंपनी को कितना वार्षिक कर देते थे? जब 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी को कितना वार्षिक कर देने लगे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 12,000। इस प्रश्न को भी हमने काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 12,000। अगला प्रश्न है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर द्वारा 1585 ईस्वी में किस नागवंशी शासक को पराजित कर उसे वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मधुकरण शाह। तो हमने नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जाना और उसके बाद 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और इस वीडियो का PDF साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।